सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के भारत की खोज से पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि नेहरू जी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं चल रही थी भारत के अतीत के विषय में। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। अंततः उनकी तलाश जब पूरी होती है तो वो इतिहास लिखना शुरू करते हैं, और वह शुरू करते हैं जहाँ से भारत के इतिहास का शुरुआती वर्णन मिलता है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको पता होगा कि विश्व में प्राचीन काल में बहुत सारी सभ्यताएं थी। जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, और चीन में ह्वांगहो की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, और बहुत सारी सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया सभ्यता, यूनान की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं थी। तो उसमें अपने सभ्यता का एक विशेष स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। और चलिए उसको हम लोग शुरू करते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। अतीत का मतलब है प्राचीन काल इतिहास से कि, और उस समय जो मतलब नेहरू जी जब लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भारत का जो सबसे पुराना तस्वीर, जो पुराना चित्र दिखता है इतिहास में, वह है सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में, जिसका अवशेष मतलब आज भी बचा हुआ जो अंश है वो हमें भारत के कई प्रांतों में मिलता है, जो कि भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब भारत 47 के पहले एक था तो वो सब भारत में थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, और सिंध सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसमें पंजाब का जो पश्चिमी भाग है जो कि भी पाकिस्तान में है, वहाँ पर मिला हुआ है। और सिंध के किनारे जो सभ्यता थी वो विकसित हुई। तो इन खुदाइयों का पता तो चलता नहीं। तो उस समय कुछ अंग्रेज इंजीनियरिंग का काम करवा रहे थे, संभवतः उस समय खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले, तो फिर यह जिज्ञासा जगी कि नहीं, खुदाई का काम करना चाहिए, आखिर ये क्या है। तो इस बारे में खुदाई करते करते बहुत कुछ मिलता गया, और आज हमारे सामने एक विशाल सभ्यता खंडहर के रूप में उपस्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। तो अब देखिए, नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं कि जो यह सभ्यता है यह केवल सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है, यह उससे भी और बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी था। तो अब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का बात करेंगे तो दोनों के बीच काफ़ी दूरी है, दोनों ही अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो इन दो नगरों के बीच में बहुत सारे गांव या बस नगर रहे होंगे। तो अभी इस पर खोज करने की और ज़रूरत है। इसका इन खंडहर का जो खोज था वो तो मानते हैं कि एक संयोग मात्र था कि ऐसे ही हो गया, लेकिन फिर जिज्ञासा जगी और धीरे धीरे इस पर खोज होता गया और फिर बहुत कुछ सामने आता गया। वैसे यह सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, जैसे पंजाब के अम्बाला तक और गुजरात के काठियावाड़ तक, और उत्तर भारत में गंगा के तराई क्षेत्रों में, गंगा का जो मैदानी इलाका है वहाँ भी इसका विस्तार मिलता है। तो यह तो सोचने वाली बात है कि इतने प्राचीन काल में भारत में भी एक नगरीय सभ्यता थी जिसका कि बहुत ज़्यादा दूर दूर तक विस्तार था। अभी आप देखेंगे कि भारत और विदेश से व्यापार भी होता था उस पुराने समय में। इनकी खुद की मोहरें थी और
इनका जो विनिमय प्रणाली था सब कुछ विकसित था। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। तो अभी तक तो हम लोगों ने जितना भी जाना है उस आधार पर इस सभ्यता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस सभ्यता का जो हमें अभी खंडहर मिला है, जो अवशेष मिला है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह सभ्यता उस समय में कितनी विकसित रही होगी और इसके विकास में कितना समय लगा होगा। उस स्थिति तक, विकास की अवस्था तक पहुंचने में हजारों साल भी लग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि यह जो धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यहाँ पर मतलब जो धार्मिक तत्व थे वो लोगों पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। इसी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को आगे का रास्ता भी प्रदान किया। सिंधु सभ्यता से बहुत कुछ बाद की सभ्यताओं ने सीखा। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थीं। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसका मुख्य रूप से जो संबंध था व्यापारिक, वह फारस की सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से और मिस्र की सभ्यताओं से था। कुछ मामलों में जो भारतीय सभ्यता थी उनसे बेहतर थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग का ज़्यादा महत्व था। वही व्यापारी वर्ग ही थे जो व्यापार करते थे, लेकिन इसमें भी दो वर्ग थे, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो जो व्यापारी वर्ग था वो बहुत ही धनी था और उसका जो समाज में, उस तत्कालीन समाज में भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और जो सड़क था, सड़क पर दुकानों की कतारें बनी हुई थी और दुकानें छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार साल पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और वर्तमान जो भारतीय समाज है, इसके बीच में बहुत सारा ऐसा समय गुजर गया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। इस बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सभ्यताओं के बीच में एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी कड़ी चली आ रही है जो भारत को उस पुराने काल से जोड़े हुए है, जिसका शुरुआत माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। तो आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, बहुत ही ज़्यादा उस समय में आधुनिक नगरीय सभ्यता हो गई थी। वहाँ का जो रहन सहन था, जैसे कि उन्होंने उसी समय में ईंटों का मकान बनाना शुरू कर दिया था, नालियाँ बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसी तकनीकें थी जो कि उस समय में ही उन्होंने विकसित कर ली थी, जिनका कि हम लोग आज भी प्रयोग कर रहे हैं। वस्त्रों का जो उनका पहनावा था वो सब हमें आज भी उस सभ्यता को भूलने नहीं देती है, कहीं ना कहीं जोड़ के रखे हुए हैं। तो वह सभ्यता उस समय बहुत ही समृद्ध थी, हम ये मान सकते हैं, जो कि आज भी भारतीय समाज में बहुत कुछ दिए हुए है और उसको जो सामाजिक स्तर है उस पर भी कहीं ना कहीं उसको जोड़े हुए है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है
उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया। अभी अगर हम समझें तो जो भारत का प्राचीन समय था, उस समय में भारत का जो विकास था वो एक छोटे बच्चे के समान नहीं था। वह एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह हो चुका था, मतलब बहुत ही विकसित सभ्यता के रूप में सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ता है। वहाँ जो जीवन का जीने का तरीका था वो बहुत ही आधुनिक था। लोग उससे मतलब अपरिचित नहीं थे, बहुत कुछ उन्हें ज्ञान था। तो उन्होंने जैसे व्यापार के लिए मोहरें बना ली थी, स्नान करने के लिए स्नानागार बना लिए थे, सड़कें समकोण पर काटने वाली बना ली थी, नालियों का अच्छा विकास कर लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, वे लोग इतने पुराने समय में, जो कि काफ़ी पुराना समय माना जा सकता है, उस समय में भी बहुत विकसित थे। उसके बाद में बल्कि आर्य सभ्यता आई, वह उतनी विकसित नहीं थी उस समय, उसके बहुत हज़ारों साल के बाद आई। लेकिन उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती है। ठीक है बच्चों।